हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं आईआईटी जेम जेस्ट जीएफआर के लिए। इसमें अपन क्या स्टडी करेंगे? इसमें अपन स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस वाया यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज लेते हुए अपन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को कैसे स्टडी करते हैं उसकी बात करेंगे। इस प्रीवियस लेक्चर में अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, ठीक है, और अपन ने इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस की स्टडी की, ठीक है। सीवी और सीपी की वैल्यूज देखी अपन ने गामा की टर्म में। आप जाके प्रीवियस लेक्चर देखिए तो आपको बेहतरीन बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक। तो अपन अब अपने लेक्चर पे चलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले टॉपिक लिख देता हूं। तो टॉपिक है आपके पास, देखिएगा, टॉपिक लिख देता हूं मैं। तो देखिए टॉपिक क्या है आपके पास। टॉपिक है आपके पास थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, डायनामिकल प्रोसेस वाया यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट टॉपिक है। तो आपके पास थर्मोडायनामिकल प्रोसेस होती क्या है, पहले अपन ने स्टडी की है। थर्मोडायनामिकल प्रोसेस होती क्या है उसको अभी दोबारा स्टडी करें। अगर मैंने दोबारा स्टडी करना है तो एक मैंने बताया था कि आपके पास दो वेरिएबल ले लो, कोई भी दो वेरिएबल ले लो, थर्मोडायनामिकल वेरिएबल ले लो। सबसे पहले इसको समझा देता हूं, ये आपके पास क्या होता है, ठीक है। पहले आप दो वेरिएबल ले लो, चाहे आप थर्मोडायनामिकल वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर। तीन आपके पास क्या होते हैं? थर्मोडायनामिकल वेरिएबल होते हैं। अब आपके पास ये पीवी कर्व बना दो, दो के बीच में कर्व बना दो, इन दो के बीच में बना दो कर्व, इन दो के बीच में बना दो, या फिर इन दो के बीच में बना दो। किसी दो के बीच में आप क्या बना दो, यहां पर कर्व बना दो। और ये पीवी कर्व हो गया, और ये पीवी स्पेस भी बोल सकते हो, पीवी स्पेस हो गया। अब कोई भी पॉइंट डिनोट करो, उसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे। P1 V1 मान लिए, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि इसका PV वाला कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया? P1 V1 बोल दीजिए, या फिर ऐसा बोल दीजिए इसको, या बोल दीजिए V1 और P1, कोई भी कोऑर्डिनेट हो गए। इसका V1 कोऑर्डिनेट हो गया, इसका ये आपके पास P1 कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरीके से कोई कोऑर्डिनेट हो गया, और ये कोऑर्डिनेट क्या है? वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है? प्रेशर का कोऑर्डिनेट है। और ये आपके पास मान लीजिए कोई भी टेम्परेचर T1 पर है, कोई भी टेम्परेचर T1 पर है, ठीक है। क्योंकि कोई भी पॉइंट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, कोई भी पॉइंट को या फिर कोई भी स्टेट को डिफाइन किया जा रहा है, जिसके लिए अपन प्रेशर डिफाइन कर रहे हैं और जिसके लिए वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हैं। अब दूसरी, ये आपके पास क्या होगी? स्टेट फर्स्ट होगी, स्टेट फर्स्ट। अब मैं दूसरी स्टेट पे जाना चाहूं, इस तरीके से कोई दूसरी स्टेट पे गया, इसके लिए भी मैं पॉइंट को डिफाइन करूंगा इस तरीके से, इसको V2, इसके वॉल्यूम को V2 डिफाइन करूंगा, इसके प्रेशर को P2 डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब ये पॉइंट है तो इसको, ये जनरल पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट है, तो इस जनरल पॉइंट को मैं लिखूंगा V2 P2, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिख दिए, ये कोऑर्डिनेट हो गए तो इसको स्पेसिफाइड कर दिया मैंने। ये कोऑर्डिनेट लिख दिए तो क्या कर दिया मैंने? इसको स्पेसिफाइड कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको स्पेसिफाइड कर दिया तो ये आपके पास कोई टेम्परेचर T2 पे होंगे, टेम्परेचर इस पे क्या होगा? T2 टेम्परेचर होगा। और इसको मैं क्या बोलूंगा? स्टेट सेकंड बोलूंगा, स्टेट सेकंड। और कोई भी स्टेट फर्स्ट से और स्टेट सेकंड की तरफ मैं जा रहा हूं तो इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलूंगा? थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा, इतना लिख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ये तो प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, तो देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे चलते हैं। तो आगे अपन पढ़ते हैं थर्मोडायनामिकल प्रोसेस वाया यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सीख लीजिएगा, पहले भी बता चुका हूं क्या है। ये एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है,
एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस है। इसको लिखते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू और डेल्टा क्यू आपके पास पाथ फंक्शन है और डेल्टा यू आपके पास क्या है, स्टेट फंक्शन है। ये आपके पास क्या है, स्टेट फंक्शन है। और ये आपके पास कौन से हैं, ये आपके पास पाथ फंक्शन है। ये आपके पास क्या है, पाथ फंक्शन। ये भी आपके पास क्या है, पाथ फंक्शन। ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, ये दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं, ये वाला और ये वाला पाथ पे डिपेंड करता है, और ये आपके पास स्टेट पे डिपेंड करता है। स्टेट पे मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे आपके पास ये डिपेंड करता है। इनिशियल स्टेट, अभी स्टेट बताइए मैंने, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट पे ये डिपेंड करते हैं, और जैसे ये डिपेंडेंसी रखते हैं, अगर इसको कंप्लीट फर्स्ट से सेकंड पे आया फिर वापस फर्स्ट में पहुंच गया, तो आपके पास फर्स्ट और फाइनल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो कि दोनों पॉइंट एक ही हो गए, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आपके पास कौन सी प्रोसेस होती है, साइक्लिक प्रोसेस में आपके पास डेल्टा यू, जो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, वो हमेशा 0 हो जाएगा जब अपन साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं। चलिए अब इसका यूज ले लेते हैं थोड़ा सा, ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अब इसका यूज ले लेते हैं आगे। तो देखिएगा, अब जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है उसको यूज लेते हुए, उसको पढ़ते हुए डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस की अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और किसका यूज लेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यहां पर यूज लेंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस है आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, सबसे पहली प्रोसेस है आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या लिख देता हूं, लैंग्वेज लिख देता हूं। तो देखिएगा लैंग्वेज क्या होगी, इफ इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम अंडरगोज, सिस्टम मैंने बताया था कि आपके पास जो पार्ट ऑफ यूनिवर्स होता है, जिसको अपन थर्मोडायनेमिक्स के लिए स्टडी करने के लिए यूज लेते हैं। एक आपके पास पार्ट ऑफ यूनिवर्स होता है जिसको अपन थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए यूज लेते हैं, वो आपके पास सिस्टम होता है। और उसके आसपास का जो भी बाउंड्री है, सिस्टम की बाउंड्री के बाहर आसपास की जो भी आपके पास सिस्टम होगा, उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग अपन डेडिकेट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं आइसोबैरिक प्रोसेस। तो मैं लिख देता हूं इसकी लैंग्वेज, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, अब मैं इसकी स्टडी करता हूं। तो देखिएगा आपके पास क्या होगा, इफ एनी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम अंडरगोज, ठीक है, इफ एनी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम अंडरगोज फिजिकल चेंज at constant pressure, if in thermodynamical system undergoes physical change का मतलब क्या है, आपके पास थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इसमें से आपके पास जो चेंज हो जाए, ये आपके पास क्या हो जाए, फिजिकली चेंज हो जाए। इनका टेम्परेचर बढ़ गया मान ले, वॉल्यूम बढ़ गया मान लो, तो आपके पास क्या होगा, उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। यानी मैं कोई भी आपके पास बीकर है, कोई भी आपके पास मेरे सामने एक बीकर रखा है, ठीक है, इस तरीके से मेरे सामने कोई भी बीकर रखा है। सबसे पहले मैंने उसको अपने हाथ से टच किया तो वो ठंडा था पहले, और जैसे मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसको छूने से आपके पास क्या हुआ, वो गर्म महसूस होने लगा। यानी मुझे पता चला कि उसमें फिजिकल चेंज हो गया, उसमें क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। तो इस फिजिकल चेंज किस पे हो, एट कांस्टेंट प्रेशर। किस पे हो, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो। तो आप क्या बोलोगे, फिजिकल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, ये आपके पास कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगी, इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या बोलोगे यहां पर, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलोगे तो dP की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0। ये याद रख के चलोगे न्यूमेरिकल बेस पर अपने पास
बहुत यूजफुल होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस हुई तो जहां पर आपके पास पी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, डीपी बराबर 0 होगा। ये ज़्यादातर कहां पर यूज होगा, ये आपके पास कोई भी कर्व दे दिया, कैसा भी कर्व दे दिया, तो अपन को केवल वहां देखना है पी कांस्टेंट है तो डीपी को 0 करके चलेंगे। ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। कर्व वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। कौन से क्वेश्चन में? कर्व वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिएगा, अब आगे चलते हैं। अब आपके पास पीवी बराबर एनआरटी होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो आपके पास क्या बोलोगे, पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है तो आपके पास ये भी कांस्टेंट है, एनआर भी कांस्टेंट है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। ठीक है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, नोट कर लीजिए इतना। अब कर्व के थ्रू अपन बात करेंगे इसकी, कर्व के थ्रू बात करते हैं अब इसकी। तो आगे देखिए, नोट कर लीजिए फटाफट। अब कर्व के थ्रू इसकी बात करते हैं। तो कर्व के थ्रू मैं इसकी क्या करने जा रहा हूं, बात करने जा रहा हूं। तो देखिएगा कर्व के थ्रू बात कैसे करता हूं। ये भी आपके पास कोई भी मैं कर्व बना देता हूं यहां पर इस तरीके से। बेहतरीन सवाल लाया हूं आज इसके लिए, बेहतरीन जो अपने पास प्रोसेस है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, इसके लिए बेहतरीन सवाल है मेरे पास। तो वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। तो देखिए यहाँ पर V1 में मैंने V2 बोल दिया इसको, यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट बोल दिया क्योंकि आपके पास P, ये आपके पास P है। तो पूरी सिचुएशन में A2 में B गया, A2 में B गया तो आपके पास क्या होगा, प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट है। पूरी प्रोसेस में आपके पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। पूरी प्रोसेस में क्या दिखाई दे रहा है मुझे, प्रेशर कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। तो इसके ऐसा कर्व ऐसा ही मैंने डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने डिनोट किया कि आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है। तो आपके पास इसको वर्क डन कैसे लिखोगे, इसका dw इक्वल टू पी डी वी। और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, V1 से V2, V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, dw को क्या लिखोगे आप, 0 से W, इंटीग्रल कर रहे हो, कंप्लीट वर्क डन चाहिए अपन को, तो क्या हो जाएगा W, और इसका अपन इंटीग्रल करते हैं पी डी वी का। तो P तो कांस्टेंट है, P तो बाहर, V1 से V2 dV, ये आप करोगे। तो इसको लिखोगे W, इसको क्या लिखोगे P, और इंटीग्रल V करोगे और क्या लिखोगे V1 से V2। नोट कर लीजिए। अब आगे देख लीजिए, मिटो देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो देखिएगा, देखिएगा। अब आगे चलते हैं। आपके पास क्या हो गया, वर्क डन निकल आया है। ये वर्क डन इस तरीके से निकल आया है, W बराबर P, ये V, V1 से V2। अब लिमिट रखोगे तो लिमिट रख दोगे तो क्या आ जाएगा, P V2 माइनस V1। इसको W बराबर क्या लिख दोगे, P डेल्टा V। ठीक है, ये आपके पास वर्क डन हो जाएगा, जिसमें आपके पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो आगे चलें अपन, आगे चर्चा करें हम। तो आगे अपन चर्चा करते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए। आगे इसकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कैसे यूज लोगे, उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं मैं। एक पिस्टन बना लीजिए ऐसा, क्योंकि मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। पिस्टन बनाओगे, ऐसा पिस्टन बना दीजिएगा, अपनी कॉपी में साइड में बना लीजिएगा कहीं। ठीक है, इस तरीके से पिस्टन बना लीजिएगा। ठीक है, अब ये गैस भरी हुई है, ये क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। ये आपके पास गैस भरी हुई है। ठीक है, ये कंप्लीट इसको गैस से भरा गया है। अब मैंने क्या किया, अब देखिए इसको मैंने क्या किया। तो अब जैसे ही मैंने इस पे फोर्स एक्ट करवाया, इस पिस्टन को मैंने आगे दबाया, परंतु गैस ज़्यादा, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा गैस का वॉल्यूम है, तो वो क्या इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा, पिस्टन इस तरफ खिसक जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर खिसक गया है पिस्टन, इस तरीके से यहाँ पर खिसक गया पिस्टन, इस तरीके से। ठीक है, या आपके पास आगे पिस्टन खिसक गया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास, इसका वॉल्यूम आपके पास हो गया V2 वॉल्यूम हो गया। अब इस पे क्या वॉल्यूम हो गया, V2 वॉल्यूम हो गया। ये V2 वॉल्यूम हो गया। पहले वाला वॉल्यूम क्या था, V1 वॉल्यूम था। ये लेंथ को डिनोट नहीं किया हूं मैं, इसको वॉल्यूम से डिनोट किया हूं। ये आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम से मैंने इसको डिनोट किया हूं। अब जैसे V2 वॉल्यूम हो गया तो आपके पास क्या हुआ, इतना एरिया बढ़ गया। देख पा रहे हो, स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आपके पास क्या हो गया, इतना एरिया इंक्रीज हो गया। इतना एरिया इंक्रीज हो गया तो मैं क्या लिखूंगा,
वर्क डन तो आपके पास डेल्टा पी हो जाएगा, परंतु यहां पर लिखूंगा कि आपके पास V2 ज्यादा है। V2 क्या है? ज्यादा, V1 कम। वैसे ही दिखने को मिल रहा है मुझे कि आपके पास V2 क्या है यहां पर? ज्यादा। ये आपके पास V2 दिख रहा है, तो ये आपके पास क्या है? ज्यादा। ठीक है, ये आपके पास ज्यादा दिख रहा है। अब जैसे ये मुझे ज्यादा दिख रहा है तो V2 ज्यादा है किसके रेस्पेक्ट में? V1 के रेस्पेक्ट में। तो आपके पास वर्क डन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? नेगेटिव तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम ही बढ़ गया। यहां पर मुझे दिख रहा है कि वॉल्यूम ही जो अपने ने सेकंड वॉल्यूम है वो बढ़ गया। पिस्टन पे जो फोर्स लगाया मैंने, तो पिस्टन ने फोर्स लगाया तो गैस ने पिस्टन पे फोर्स धकेला, फिर पिस्टन की तरफ गैस ने फोर्स को ऐसे धकेला। फोर्स लगाया मैंने पिस्टन पर, परंतु धकेला पिस्टन को किसने धकेला? गैस ने धकेला। जैसे धकेला तो V2 ज्यादा हो गया, V1 कम हो गया। मतलब गैस एक्सटेंड हो गई। गैस क्या हो गई? आपके पास एक्सटेंड हो गई, बढ़ गई गैस। पिस्टन में क्या हो गई? गैस ऐसे बढ़ गई। जैसे आपके पास गैस पिस्टन में बढ़ गई तो आपके पास वॉल्यूम V2 ज्यादा हो गया, V1 कम हो गया। क्या हो गया आपके पास? क्या हो गया? वर्क डन ज्यादा हो गया। और इसको कैसे डिनोट कर सकते हो? एरिया ज्यादा हो गया। एरिया भी बढ़ गया ना, एरिया इतना बढ़ गया, इतना एरिया बढ़ गया, तो आपके पास एरिया ज्यादा हो गया। इसमें वर्क डन पॉजिटिव हो गया, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नोट कर लीजिए इतना। फिर नेक्स्ट देखिए, मैं यहां पर बता देता हूं दूसरा केस क्या हो सकता है? इफ V1 ज्यादा, वॉल्यूम V1 ज्यादा, मतलब गैस कंप्रेस हो गई। इसको मैं डिनोट कर देता हूं ऐसे, गैस कंप्रेस हो गई। देखिएगा गैस क्या हो गई? कंप्रेस हो गई आपके पास इस तरीके से। ये गैस है और यहां पर ये आपके पास ये पिस्टन है और गैस क्या हो गई? कंप्रेस हो गई। इस तरीके से गैस कंप्रेस हो गई। ठीक है, गैस कंप्रेस हो गई। ये गैस कंप्रेस हो गई। पहले पिस्टन मेरा यहां तक था और फिर क्या हुई? गैस कंप्रेस हो गई। यहां तक पिस्टन था और गैस कंप्रेस हो गई। ये मेरा V1 था, अब मेरा V2 क्या हो गया? ये V2 हो गया, ये V1 हो गया। तो V1 ज्यादा हो गया, तो एरिया क्या हो गया इसका? एरिया, जैसे गैस को मैंने पिस्टन दबाया तो गैस क्या हो गई? कंप्रेस हो गई। इस तरीके से कंप्रेस हो गई, इस तरीके से कंप्रेस हो गई। जैसे गैस कंप्रेस हो गई तो वॉल्यूम V1 ज्यादा हो गया और आपके पास क्या हो गया? एरिया भी छोटा हो गया। एरिया छोटा हो गया तो एरिया क्या लिख सकते हो? एरिया क्या लिख सकते हो? एरिया छोटा हो गया। और जैसे आपके पास एरिया छोटा हो गया तो वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इसको क्या बोलेंगे? वर्क डन नेगेटिव हो गया। वर्क डन नेगेटिव हो गया। नोट कर लीजिए, ये सेकंड नंबर केस और ये फर्स्ट नंबर केस। ठीक है, ये बातें मुझे बतानी थी, मैंने बता दी। ठीक, समझ गए भाई? अब आगे देखिए, इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे चलिएगा। अब आगे चलते हैं अपन। अब किस तरीके से इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज लेंगे वो देख लीजिए। इसमें किस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज लेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, यूज ले लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू ये पुटअप कर दीजिए, डब्ल्यू की वैल्यू। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसमें चेंजमेंट करना चाहूंगा। इसको क्या लिख दूं? पी डी वी, ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल को हटा दूं, इसको थोड़ा सा छोटा चेंजमेंट करना है। वॉल्यूम में क्या करना है? यहाँ पर मुझे छोटा चेंजमेंट करना है। और जैसे ही मैं वॉल्यूम में छोटा चेंजमेंट करूंगा तो इसको डेल्टा वी की जगह क्या लिख दूंगा? डीवी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? डीवी लिख दूंगा। तो अब देखिए, पीवी बराबर एनआरटी यहां पर लगाइए, पीवी बराबर एनआरटी लगाइए। तो आपके पास दोनों तरफ डेरिवेटिव करिए, पीवी इस तरीके से दोनों तरफ डेरिवेटिव कीजिए, डी एन आर टी। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, इक्वल टू एन आर कॉन्स्टेंट है तो डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो पी कॉन्स्टेंट है आपके पास, तो डी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो डी पी जीरो, तो इसको जीरो लिख दोगे, तो पी डी वी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एन आर डी टी। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए एन आर डी टी। अब इसको क्या लिखोगे? प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिएगा। इसको मैंने हीट कैपेसिटी बोला था, सी इक्वल टू हीट कैपेसिटी क्या बोला था? डेल्टा क्यू
अपॉन एन डी टी, और इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाऊं तो डी यू अपॉन एन डी टी प्लस डी डब्ल्यू एन डी टी। ठीक है, डी डब्ल्यू को रिप्लेस करके क्या लिखूंगा, पी डी वी, इसको रिप्लेस करके क्या लिखूंगा, पी डी वी। और अगर मुझे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे चर्चा करनी है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो सी वी लिखूंगा, तो सी वी लिखूंगा तो डी यू अपॉन एन डी टी। जैसे वी कॉन्स्टेंट है, वी कॉन्स्टेंट है तो डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो हो जाएगी। और जैसे डी वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये कंप्लीट जीरो, तो प्लस जीरो। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे सी वी इक्वल टू डी यू प्लस एन डी टी। ठीक है, और अपन इसको एन डी टी को इस तरफ ले आओगे तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी एन डी टी। ठीक है, ये पुटअप कर दो। इसकी जगह डी यू की जगह डेल्टा यू लिख दीजिए, एक ही बात है। तो डेल्टा यू की जगह भी आप क्या पुटअप करोगे, सी वी एन डी टी। डेल्टा यू की जगह क्या पुटअप करोगे, सी वी एन डी टी, तो सी वी एन डी टी, तो डेल्टा क्यू लिख दीजिए। सारा मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपके पास हीट कैपेसिटी होती है, कैसे डिनोट करते हो हीट कैपेसिटी को। कोई भी गैस का वॉल्यूम, कोई भी गैस का वॉल्यूम, अगर उसमें किसी भी गैस के वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स के गैस हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स पे आपके पास कितना राइज हो रहा है टेम्परेचर, और राइज कराने में उसको कितनी हीट प्रोवाइड कर रही है, वो कितना हीट को एक्सेप्ट कर रहा है, उस हीट को एक्सेप्ट करने की जो रेट है उसको अपन हीट कैपेसिटी बोलते हैं। उसकी रेट एक्सेप्ट करने की, रेट जो एक्सेप्ट कर रहा है, हीट को एक्सेप्ट करने की रेट को अपन क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा यू या डी यू को किसके बराबर कर दिया, ये दोनों स्मॉल है, यू भी आपके पास इंटरनल एनर्जी है, ये भी इंटरनल एनर्जी स्मॉल है, तो सी वी एन डी टी लिखेंगे, सी वी एन डी टी लिखेंगे। और एन आर डी टी, डब्ल्यू को मैंने यहां से लिखा है एन आर डी टी। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा है, यहां से मैंने इसको लिखा है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब मिटो दूं सारा। आगे देखिए। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी, इसमें एन डी टी, इसमें भी एन डी टी कॉमन ले लूँ मैं, तो क्या बनेगा, सी वी प्लस आर, और सी वी प्लस आर क्या होता है, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर। मेयर रिलेशन, मेयर रिलेशन पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, पढ़ा था मेयर्स रिलेशन, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अपन ने मेयर्स रिलेशन को। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए मेयर रिलेशन, एन डी टी और ये सी पी, डेल्टा क्यू। ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा क्यू इक्वल टू सी पी एन डी टी। जब आपके पास आइसोबेरिक प्रोसेस हो, जब आपके पास क्या हो, आइसोबेरिक प्रोसेस हो, तो हीट कितनी गिवन करेंगे, हीट अपन गिवन करेंगे सी वी एन डी टी, सी वी एन डी टी, जहां एन नंबर ऑफ मोल्स है, डी टी आपके पास राइज टेम्परेचर, कितना राइज आपके पास टेम्परेचर हो है, सी पी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर आपके पास डिनोट की जाती है। इतनी हीट अपन प्रोवाइड करेंगे, नोट कर लीजिए फटाफट। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन प्रोसेस पे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर कहीं आइसोबेरिक प्रोसेस पे कोई भी सवाल बना, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपके पास बची नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि इसके अलावा आपके पास आइसोबेरिक प्रोसेस पे कोई भी सवाल नहीं बनेगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अब आगे चलते हैं। देखिएगा, अब आगे चलते हैं। अब है आपके पास आइसोचोरिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस, चोरिक प्रोसेस। सबसे पहले इसकी क्या लिख दूं मैं, लैंग्वेज लिख दूं। आइसोचोरिक प्रोसेस कहते किसे हैं, इसकी क्या लिख दूं, पहले लैंग्वेज लिख दूं। तो देखिएगा लैंग्वेज क्या होगी इसकी, इफ इन थर्मोडायनेमिकल system, if any thermodynamical system in which physical change at constant
एट कांस्टेंट वॉल्यूम V is known as isotonic process. ठीक है. In thermodynamical system in which physical change at constant volume, आपके पास जो भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है उसकी बात करेंगे. in which physical change at constant volume में फिजिकल चेंजमेंट की चर्चा करेंगे. वो आपके पास प्रोसेस क्या होगी? आइसोचोरिक प्रोसेस होगी. तो इसको मैं लिख दूं कि आपके पास V की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी. ठीक है. और dP की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके पास 0 हो जाएगी. ये आपके पास आइसोचोरिक प्रोसेस. तो वर्क डन इन आइसोचोरिक प्रोसेस, हेडिंग डाल दीजिएगा. वर्क डन इन आइसोचोरिक प्रोसेस. ठीक है. ये बात ध्यान में रखिएगा. जितने भी आप बुक्स पढ़ते हो, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, जितनी भी आप बुक्स प्रीफर करते हो, जितनी भी आप बुक पढ़ते हो जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, उसमें आपके पास पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा. मतलब कोई भी आपने थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया, मैंने सारी बुक्स में कवर करके चलाऊं कि आइसोचोरिक प्रोसेस सारी बुक्स की मैंने प्रीफर किया हूँ. सारी बुक्स को मैंने फॉलो करते हुए जो कंटेंट तैयार किया है वो आपके पास मिल रहा है आपको. ठीक है. तो ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. ठीक है. और क्या चाहिए अपन को? तो आइसोचोरिक प्रोसेस के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें आपके पास क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. डीवी की वैल्यू क्या होती है? 0. तो वर्क डन इन आइसोचोरिक प्रोसेस की बात करें तो आपके पास क्या होगा? डीवी डब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी. यह आपके पास टोटल वर्क डन होता है. ठीक है. तो आपके पास वी कांस्टेंट है, मैंने बोला है पहले ही, वी कांस्टेंट है. तो डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके पास 0 हो जाएगी. तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके पास 0, क्योंकि पीडीवी डीवी है. तो डीवी की जगह मैंने यहाँ 0 पुटअप किया तो ये 0 हो जाएगा. तो आपके पास सिंस क्या बोल सकते हो? सिंस आपके पास वर्क डन ही 0 हो जाएगा, वर्क ही आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है. नोट कर लीजिए. अब मैं इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हुए काम करूं तो देखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हुए काम करना चाह रहा हूं मैं. तो देखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज लेते हुए यहां पर काम करना चाह रहा हूं मैं. ठीक है. तो देखिएगा क्या होता है? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. ठीक है. डब्ल्यू की वैल्यू 0, तो आपके पास डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू के बराबर. और डेल्टा यू थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है अपन ने. डी यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यू इक्वल टू सी वी एन सी वी डी टी. ठीक है. ये अपन ने पढ़ा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास सी वी क्या यूज ले रहे हो? एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे इसकी चर्चा कर रहे हो. एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसकी चर्चा कर रहे हो. सीवी का पर्पज ही आपके पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और इस पूरी कहानी का पर्पज एट कांस्टेंट वॉल्यूम है. तो आपके पास क्या होगा? एन सीवी टी टी. ये आपके पास बराबर होगा, ये आपके पास वर्क डन होगा, ये आपके पास टोटल हीट होगी. टोटल हीट आइसोचोरिक प्रोसेस होगी. ठीक है. नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है. इसमें अब अपन डायग्राम के थ्रू जाना चाहें तो वो भी देख लेते हैं. डायग्राम के थ्रू अगर बात करना चाहें तो वो भी अपन चर्चा कर लेते हैं. ठीक है. तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट. फिर डायग्राम के थ्रू अपन चर्चा करना चाहें वो भी कर सकते हैं. तो देखिए आगे चर्चा करते हैं. नोट कर लीजिए आराम से. स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब आगे चलते हैं. देखिएगा अब आगे चर्चा करते हैं. तो देखिए अब आगे चर्चा करते हैं. तो इसमें कर्व की चर्चा करते हैं. कर्व, पीवी कर्व की चर्चा करते हैं. पीवी कर्व. ठीक है. तो देख लीजिए,
ये आपके पास पीवी कर्व हो गया। तो इसमें आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या होगा इसमें, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो ऐसे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर सकते हो, इस तरीके से वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इस तरीके से आपके पास ए कोई स्टेट हो गई, ये मैंने ए स्टेट बोल दी, इसको मैंने बी स्टेट बोल दिया। तो ए टू बी जाने पर क्या होगा, पूरा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या होगा, पूरा वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ए टू बी स्टेट पे जाने पर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व के थ्रू बात करें, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। मैंने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बताया था, उसमें एक चर्चा की थी कि आपके पास कैसे निकालते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में चर्चा की थी कि आपके पास वर्क डन क्या होगा, एक कंडीशन पे बेस्ड होगा वर्क डन। अंडर एरिया, एरिया अंडर द कर्व आपके पास वर्क डन से डिनोट किया जाएगा, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, इसलिए अपन यहां पर काम में लेते हैं। तो देखिएगा, एरिया अंडर द कर्व से आपको क्या डिनोट किया जाएगा, वर्क डन डिनोट किया जाएगा। ठीक है। एज ए स्ट्रेट लाइन है ही, इट इज शो एज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज शो एज ए स्ट्रेट लाइन, देन वी कैन डिफाइन हेज, वी कैन डिफाइन हेज हेयर एरिया इज जीरो, वी कैन डिफाइन हेयर एरिया इक्वल टू जीरो। आपके पास क्या होगा, एरिया जीरो होगा। अंडरस्टूड। आपके पास क्या होगा, इसमें एरिया जीरो होगा, क्योंकि कहां बताओगे एरिया अंडर द कर्व, कहां बताओगे, एरिया बन ही नहीं ना, कैन नॉट मेक एरिया, कैन नॉट मेक एरिया। यहां पर आपके पास एरिया बन ही नहीं रहा, तो आपके पास वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और प्रीवियस में भी अपन ने वर्क डन को जीरो बोल के चले, सिंस वर्क डन क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा। प्रीवियस में भी अपन क्या बोले, वर्क डन को जीरो बोल के चले, तो यहां पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। फिर आके अपन आइसोथर्मल प्रोसेस पे चलते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आइसोथर्मल प्रोसेस पे चलते हैं। फटाफट नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है। फिर अपन आइसोथर्मल प्रोसेस पे चलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पर, तो नोट कर लीजिए। अब आइसोथर्मल प्रोसेस पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। in thermodynamical system, in thermodynamical system, thermodynamical system, in thermodynamical system undergoes physical change at constant temperature is known as isothermal process। कैसे भी लिख सकते हो, इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट या टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हो। चेंज इन टेम्परेचर विल बी जीरो इज नोन एज थर्मोडायनेमिकल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। अब ये एक स्लोली प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या आपके पास स्लोली प्रोसेस है, इसका मैं कारण लिख देता हूं, फिर अपन चर्चा करते हैं आगे। द हीट, इसका कारण लिख देता हूं, तो इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे इसकी क्यों स्लोली प्रोसेस है, इसका कारण लिख देता हूं, फिर उस कारण पे अपन थोड़ा सा डिफाइनेबल चर्चा करेंगे। द हीट एक्सचेंज, देयर इज हीट एक्सचेंज
सिस्टम टू सराउंडिंग, या सराउंडिंग टू सिस्टम, सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है। आपके पास जब हीट का एक्सचेंज होता है, कहां से कहां तक हीट का एक्सचेंज होता है, सिस्टम टू सराउंडिंग, ठीक है। हीट का जब आपके पास एक्सचेंज होता है सिस्टम टू सराउंडिंग, तो आपके पास क्या बोल सकते हो, देयर शुड बी हीट, देयर शुड बी एक्सपेंडेड या और कंप्रेस्ड वेरी स्लोली, देयर इज हीट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम पे हीट एक्सचेंज होती है, तो देयर शुड बी एक्सटेंडेड या कंप्रेस्ड वेरी स्लोली। आपके पास एक्सटेंड और कंप्रेस्ड क्या होता है, वेरी स्लोली होता है। इसके बाद में अपन चर्चा करें, कंप्रेस्ड और स्लोली होता है, सो दैट ये कंप्रेस्ड और स्लोली होता है, कंप्रेस्ड होता है या फिर एक्सटेंड होता है, तो स्लोली होता है। जैसे कोई भी गैस है आपके पास, इसमें गैस भर दी अपन ने, ठीक है, गैस भर दी, ठीक है, इस तरीके से गैस भर दी, तो ये एक तो कंप्रेस हो सकती है, एकदम गैस क्या हो सकती है, एकदम कंप्रेस हो सकती है, पिस्टन से अपन कंप्रेस कर सकते हैं फोर्स लगा के, या फिर आपके पास गैस क्या है, पिस्टन पे फोर्स लगा के एक्सटेंड हो सकती है। ये दो प्रोसेस हो सकती है। फिर बात कर सकते हैं सो दैट सफिशिएंट टाइम, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, इसकी बात करेंगे आप, देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर एक्सचेंज हीट, सो दैट sufficient time to there is so that sufficient time to exchange heat to keep temperature remains constant। क्या लिखा है एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। देयर इज हीट एक्सचेंज सराउंडिंग टू सिस्टम, क्या हो आपके पास हीट का जो एक्सचेंज है, क्या कहां से कहां तक हो, सराउंडिंग टू सिस्टम हो। फिर आपके पास सिस्टम पे सराउंडिंग से सिस्टम पे हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो आपके पास क्या हो सकता है, वो एक्सटेंड हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है। वो आपके पास वेरी स्लोली होगा, बहुत स्लोली होगा, जिसके कारण आप बात कर सकते हो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा टू एक्सचेंज हीट का एक्सचेंज करने में क्या होगा, एक सफिशिएंट टाइम में हीट एक्सचेंज हो जाएगी, सफिशिएंट टाइम में, बहुत ही कम टाइम में आपके पास हीट एक्सचेंज हो जाएगी, जिसके कारण पूरे सिस्टम का क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसलिए अपन क्या बोलेंगे, दैट इज इट इज वेरी स्लोली प्रोसेस, आपके पास ये क्या होगी, बहुत ही स्लोली प्रोसेस होगी, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे चर्चा करते हैं कि आपके पास ये स्लोली प्रोसेस होगी, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं आगे। इन दिस लिख दीजिए, फिर अपन चर्चा करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इन दिस प्रोसेस वी कैन डिफाइन देयर इज हीट एक्सचेंज सराउंडिंग टू सिस्टम, देयर इज एक्सटेंडेड या कंप्रेस्ड वेरी स्लोली, देन वी कैन डिफाइन ये आपके पास सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज हीट टू कीप टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, जिसके कारण क्या बोल सकते हो, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब आगे देखिएगा, इन दिस प्रोसेस मज़ा तो आ रहा है, पहले ये बताइए, कमेंट में बताइएगा कि लेक्चर समझ में आ रहा है, सारा लेक्चर आपके पास क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये बताइएगा, ठीक है। मज़ा आना चाहिए लेक्चर पढ़ने में, ठीक है। इन दिस प्रोसेस the change in internal energy
इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो या इज जीरो, रिमेन्स जीरो या इज जीरो कर दीजिए, इज जीरो बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट और डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि अगर मैं डी यू को डिफाइन करना चाहूँ सी वी एन डी टी, तो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लगाना चाहूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना चाहूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। ठीक है, तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा डब्लू को बराबर। जो भी मैंने हीट प्रोवाइड करूंगा वो सारा वर्क डन में चेंज हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, ये आपके पास चर्चा कर सकते हो। अब आगे मैं चर्चा करूं कि आपके पास ये C बराबर डी यू एन डी टी होता है, तो मैं इसको लिखना चाहूँ डी क्यू होता है। ठीक है, तो डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा एन डी टी, इसमें क्या लिख सकते हो डी यू एन डी टी प्लस डी डब्ल्यू एन डी टी। ठीक है, डी यू तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा जीरो, डी यू तो आइसोथर्मल में जीरो हो जाएगा क्योंकि एन सी वी डी टी लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा, डी यू को एन सी वी डी टी लिखूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर में जो चेंजमेंट होगा वो आपके पास जीरो हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा आपके पास डी डब्ल्यू अपॉन एन डी टी। तो आपके पास एन डी टी की जगह मैं जीरो रखूंगा, एन डी टी की जगह जीरो रखूंगा तो ये आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगी। हीट कैपेसिटी इसमें क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। हीट कैपेसिटी धीरे धीरे स्लोली हीट की कैपेसिटी ये ले सकता है, ये सिस्टम में क्या ले सकता है, हीट लेता जाता है, एक्सेप्ट करता जाता है, हीट को क्या करता जाता है, ये एक्सेप्ट करता जाता है। स्लोली प्रोसेस है परंतु ये धीरे धीरे हीट को आइसोथर्मल प्रोसेस क्या करता है, धीरे धीरे लेता जाता है। ठीक है, तो आगे चर्चा ये लिख लीजिए फिर आगे चर्चा करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चर्चा करते हैं। बस इसका थोड़ा सा मतलब है कि हीट ये लेता जाता है, डी टी की वैल्यू जीरो रखा मैंने तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और जैसे इनफाइनाइट हो जाएगा ये हीट लेता जाता है। बस इतना सा समझ लीजिए, ये हीट स्लोली लेता चलता जाता है। ठीक है, इतना सा समझ लीजिए केवल, क्योंकि आपके पास क्या होता है, कोई भी वैल्यू के नीचे जीरो लगाते हो तो वो क्या हो जाए इनफाइनाइट, या 1/0 लगाते हो वो क्या होता है इनफाइनाइट। ठीक है, 1/इनफाइनाइट लगाते हो तो वो जीरो होता है। ठीक है, ये चर्चा करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अपन क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, लिख दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो चर्चा कर लेते हैं। डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। ठीक है, ये इस तरीके से वर्क डन शो करते हैं और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, V1 से V2। ठीक है, तो पी बराबर एन आर टी की जगह क्या लिख सकते हैं, V को लिखना है अपन को, P को लिखना है सॉरी, एन आर टी अपॉन V ऐसा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह डी डब्ल्यू लिख दीजिए, एन आर टी तो बाहर चला जाएगा और अपन V1 से V2 dV अपॉन V ऐसा लिख सकते हैं। और इसका इंटीग्रल करते हैं, जब आपके पास इसका इंटीग्रल क्या आता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एन आर डी टी एल आएगा, एल में इंटीग्रल आएगा 1/V का, एल में आता है V और V1 और V2। तो एन आर टी इक्वल टू एल और ये आपके पास V2 अपॉन V1, ये आपके पास वर्क डन हो जाएगा। और इसको वर्क डन के बराबर लिखें तो डी डब्ल्यू वर्क डन इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1, ये आपके पास वर्क डन हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा फिर आगे चर्चा करते हैं। ये आपके पास वर्क डन हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, अब आगे चर्चा करें तो अपन क्या जानते हैं, टी कांस्टेंट है इसमें, आइसोथर्मल में क्या होता है, टी कांस्टेंट होता है। तो आपके पास क्या होगा, डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
ये अपन चर्चा कर चुके हैं। टी कांस्टेंट है तो क्या होगा, पी वी बराबर एन आर टी से देखें तो यार क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये टी वी कांस्टेंट है तो पी वी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पी वी बराबर कांस्टेंट है तो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पी वन इसको पी टू को नीचे लाऊं तो पी टू नीचे आ जाएगा। ठीक है, वी टू ये है ही, इसको वी वन को इस तरफ लाऊं तो वी वन नीचे आ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू बराबर एन आर टी एल एन, वी टू अपॉन वी वन की जगह क्या लिख सकता हूं, पी वन अपॉन पी टू। डब्ल्यू बराबर एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू भी इसकी जगह डिनोट कर सकता हूँ। पी वन अपॉन पी टू भी क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह डिनोट कर सकता हूँ। नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ये चर्चा कर लेते हैं अपन अब। ये अब चर्चा कर लेते हैं, तो थोड़ा रुकना एक बार, फिर अपन इस पे चर्चा करते हैं। नोट कर लीजिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, अब आगे चर्चा करते हैं इस पे। ठीक है, तो देखिएगा इस पे आगे चर्चा कर लेते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा इसको, फटाफट क्या कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चर्चा कर रहे हैं अपन। ठीक है, देखिए अब आगे चर्चा करते हैं। अपन किस पे चर्चा करनी है अब अपन को चर्चा करनी है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो देखिएगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस पे चर्चा करते हैं अब। ठीक है, तो देखिए स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, स्लोप पे चर्चा कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की स्लोप पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा स्लोप कैसे चर्चा करते हैं। V और ये P। ठीक है, अब स्लोप पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले स्लोप देख लेते हैं कैसा बनता है। तो पी वी बराबर एन आर टी होता है। ठीक है, पी वी बराबर एन आर टी होता है। तो टी कांस्टेंट है, यहाँ पर टी कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या होगा, पी वी कांस्टेंट क्या होगा, पी वी कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो पी कांस्टेंट हो जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा। तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा इस तरीके से। अब स्लोप को शो किया जाए तो कुछ इस तरीके से स्लोप को शो करेंगे, ये इस तरीके से स्लोप को शो करेंगे। ये आपके पास थीटा एंगल होगा। अपन क्या टेंजेंट खींचेंगे ना, टेंजेंट खींचेंगे तो आपके पास एंगल थीटा ये हो जाएगा। और ये थीटा क्या होगा, बड़ा होगा 90 से, क्योंकि 90 तो यहीं आ जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से 90 तो यहीं आ जाएगा, पर 90 से ये क्या होगा, एंगल बड़ा होगा। ये तो 90 यहीं आ जाएगा। ठीक है, परंतु ये 90 से बड़ा एंगल होगा। इस तरीके से चर्चा करेंगे। और स्लोप पे चर्चा करेंगे तो आपके पास किस तरीके से स्लोप पे चर्चा करते हैं, इतना नोट कीजिए। तो आपके पास P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा। ठीक है, अब मैं स्लोप को चर्चा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होता है, dy/dx। ठीक है, यहाँ पर dy ये x एक्सिस मानिएगा, ये y एक्सिस मानिएगा। ठीक है, तो आपके पास dy क्या है, dp, y है तो y को रिप्लेस कर दीजिए p से, तो dp। ठीक है, और x को रिप्लेस कर दीजिए v से, dp इक्वल टू tan थीटा। ये अपन को स्लोप को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को pv बराबर कांस्टेंट है, यहीं से अपन को स्लोप मिल जाएगा। pv बराबर कांस्टेंट से स्लोप मिल जाएगा। तो pv बराबर कांस्टेंट है, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिएगा। तो डेरिवेटिव कर रहा हूँ,
तो क्या हो जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 0। और यहाँ से अगर मैं करूँ पी डी पी इक्वल टू माइनस वी डी पी, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको डीपी को नीचे लाना है तो डीपी को नीचे ले आइए, डीवी को सॉरी डीवी को नीचे लाना है तो डीवी को नीचे ले आइए, पी इक्वल टू माइनस वी डीपी और डीवी, ठीक है। ये अपने पास आ गया। आगे देखिए यहाँ से, तो वी को अपन नीचे ले जाएंगे तो डीपी और डीवी क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस पी अपॉन वी, ये आपके पास स्लोप हो जाएगा, ठीक है। इसके किसके बराबर लिख देंगे, ये माइनस पी अपॉन वी के बराबर हो जाएगा, माइनस पी अपॉन वी के बराबर आपके पास स्लोप आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट करके चलिएगा, फिर आगे चर्चा करते हैं। माइनस पी अपॉन वी आपके पास स्लोप आ जाएगा, फिर आगे चर्चा करते हैं। नोट कर लीजिए आगे। अब अपन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की बात करते हैं, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की बात करते हैं, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की बात करते हैं। तो देखिएगा आइसोथर्मल इलास्टिसिटी क्या होगी आपके पास, इस प्रोसेस में आइसोथर्मल इलास्टिसिटी क्या होगी उस पर चर्चा करते हैं। नोट कर लीजिए, माइनस पी अपॉन वी होता है ना, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास ये होगा माइनस पी अपॉन वी, ठीक है। अब आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की चर्चा करते हैं। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ठीक है। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी डीपी बराबर अपन ने पढ़ा था अभी, क्या होता है, डीपी अपॉन डीवी इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी, ये होता है। तो अब देखिए आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की चर्चा करते हैं। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ठीक है। इसको ईट की तरह से भी कहीं शो करते हैं या फिर ईटी से भी शो करते हैं, ईटी से भी शो करते हैं। तो मैं ईटी से शो करना चाहूँ तो यह क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब प्रतिबल, लगाया गया फोर्स, स्ट्रेस को क्या कैसे डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को अपन एफ अपॉन ए से डिनोट करते हैं, यानी प्रेशर पी से डिनोट करेंगे। स्ट्रेस किसके बराबर होगा, प्रेशर पी के बराबर होगा। कोई भी गैस अपन ले लीजिए, एक सिलेंडर ले लीजिए गैस का, इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, गैस का सिलेंडर है, ठीक है। अब मैं इस पे, ये पिस्टन है आपका इस तरीके से। अब मैं जैसे ही मैं पिस्टन लगाता हूँ इसमें, इस तरीके से मैं पिस्टन लगाता हूँ तो गैस क्या होगी आपके पास, जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, तो ये किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा। वही मैं किसके बराबर रखूँगा, ये आपके पास स्ट्रेस के बराबर होगा। इसको क्या लिख दूँ, डीपी लिख दूँ। और स्ट्रेन की बात करूँ मैं, स्ट्रेन की क्या बात करूँ, वॉल्यूम में क्या होगा, चेंजमेंट होगा। वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम में चेंजमेंट डीवी जो कि कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो माइनस साइन से शो कर दूंगा, तो वॉल्यूम में कम हो जाएगा, जो चेंज इन वॉल्यूम में डीवी हो जाएगा। और आपके पास इनिशियल वॉल्यूम वी, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ईटी की वैल्यू कैसे डिनोट करोगे, डीपी, और ये आपके पास वी ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, माइनस वी डीवी और डीपी, ठीक है। ये आपके पास आइसोथर्मल इलास्टिसिटी होती है। अब इसकी जगह डीपी और डीवी की जगह ये यूज ले लीजिए, तो आपके पास माइनस वी मल्टीप्लाई माइनस वी अपॉन पी। तो वी से वी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। तो इलास्टिसिटी आपके पास क्या होती है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी प्रेशर के इक्वल होती है। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसके इक्वल होती है, प्रेशर के इक्वल होती है। अगर अपन आइसोथर्मल प्रोसेस में आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की बात करें तो आपके पास किसके इक्वल होती है, ये आपके पास प्रेशर के इक्वल होती है, क्योंकि वी से वी कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी इक्वल टू ईटी हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां लिख दीजिए, चेंज इन वॉल्यूम ये वी हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, और इनिशियल वॉल्यूम आपके पास वी हो जाएगा। और माइनस का चिन्ह शो करने का मतलब है कि वॉल्यूम में क्या हुआ, लॉस हुआ। वॉल्यूम में क्या हुआ, आपके पास लॉस हुआ, ठीक है। इस तरीके से अपन माइनस को शो करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं एज ए होमवर्क के लिए, मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, फिर कल उस पर चर्चा करेंगे अपन। नेक्स्ट क्लास में जो लेक्चर नंबर 5 होगा उस पर चर्चा करेंगे। अभी तो क्लास समाप्त करते हैं, उस क्वेश्चन को लिख के मैं क्लास समाप्त कर देता हूं। तो देखिएगा आपके लिए वो क्वेश्चन क्या होगा, नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो देखिए होमवर्क क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो देखिएगा, अगर
फिजिक्स कॉर्नर से सच में ही पढ़ना चाहते हो तो वो होमवर्क क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन होगा उसको मैं बता देता हूँ। सच में अगर स्टडी करना चाहते हो अच्छे से तो आप वो होमवर्क क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं होमवर्क क्वेश्चन बता देता हूँ क्या होगा। तो देखिए आपके पास जो होमवर्क क्वेश्चन है मैं लिख देता हूँ, मेरे पास रखा होगा कहीं, ठीक है। तो मैं होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो देखिएगा ये कुछ इस तरीके से होमवर्क क्वेश्चन है आपका। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। तो देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो ये आपके पास होगा, फाइंड द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। बता दूंगा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। फाइंड द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी बीटा। बीटा लिखते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को, बीटा ऑफ ए वांडर वाल गैस, ऑफ ए वांडर वाल गैस, ऑफ ए वांडर वाल गैस, ठीक है। ऑफ ए वांडर वाल गैस, ऑफ ए वांडर वाल गैस, ऑफ ए वांडर वाल गैस, वांडर वाल गैस ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी, ठीक है। वांडरवाल गैस इक्वेशन लिख देता हूँ क्या होती है आपके पास, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, और V माइनस एन बी, V माइनस बी इक्वल टू NR टी। N बराबर 1 मोल के लिए आपके पास ये वांडरवाल गैस होती है, ठीक है। N बराबर 1 मोल के लिए आपके पास वांडरवाल गैस होती है। तो इसके लिए आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है। तो बीटा की वैल्यू क्या होती है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बीटा लिखते हैं एज कॉन्स्ट, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगी, ये डायरेक्टली उल्टी होगी। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की जस्ट उल्टी होगी, ये जस्ट क्या होगी आपके पास, उल्टी होगी। ये आपके पास जस्ट उल्टी होगी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की जस्ट ये आपके पास उल्टी होगी। तो अपन को वो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी बता रखा है, उसका जस्ट उल्टा करोगे और अपन को यहाँ पर निकालना है फाइंड द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बीटा ऑफ द वांडरवाल गैस ऑफ ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी। ये आपके पास ये आपके पास क्या होती है, वांडरवाल गैस होती है। इसकी चर्चा अपन केटीजी में करेंगे। और n बराबर 1 मोल के लिए ये अपन ने वांडरवाल गैस लिखी है। तो आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी 1/ET होता है, ठीक है। आप सेट करना किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, एज ए होमवर्क क्वेश्चन है ये, ठीक है, करके लाना, अगली क्लास में चेक करेंगे अपन, ठीक है। ऐसे ही आप इस लेक्चर को अपन अब समाप्त करते हैं। और ऐसी वीडियो को लाइक करते रहिए, ऐसी वीडियो को शेयर करते रहिए, ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।